श्वास पढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में जान लेते। वो चल जाए यार। देखो सुनना, मैं तो फिजियोलॉजी समझने से पहले फिजियोलॉजी समझते। ये क्या है? ट्रेकिया। ये किस में जाके बदलेगी? राइट और लेफ्ट ब्रोंकस। ये आगे जाके और किस में डिवाइड होगी? सेकेंडरी ब्रोंकस का मतलब सेकेंडरी ब्रोंकस। फिर ये आगे जाके और किस में बदल जाएगी? टर्सरी में। टर्सरी के बाद में फिर आगे जाते जाते अल्टीमेटली ये किस में बदल जाएगी? ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है उनके एंड पार्ट को एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। और एल्वियोलाई जो है वो सबसे छोटी इंडिपेंडेंट यूनिट है लंग पैरेन्काइमा की। अब इस एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है, ये मतलब रक्तवाही नलिकाएं, ठीक। इसको जूम करता हूं। ये एल्वियोलाई वाला पार्ट और ये ब्लड वेसल्स वाला पार्ट, इसके अंदर चल रहा है ब्लड। अब एल्वियोलाई के अंदर बाहर से O2 आएगी, रिच O2 सैचुरेटेड एयर आएगी, है ना, और लेस CO2 आएगी प्रेशर के हिसाब से। और जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम, और CO2 ज्यादा। तो CO2 तो जाएगी इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू इधर, और इधर की ऑक्सीजन आएगी अंदर, ठीक। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स है, ये वाली जिससे एल्वियोलाई कनेक्ट, उसका अपन एक हिंदी में बोलते हैं उसको अनुप्रस्थ काट, है ना, सेक्शन ले लेते हैं। उस सेक्शन की मैं फोटो बना रहा हूं यहां पे। ये जो पोर्शन है इसका, ये वाला, ये स्मूथ मसल्स फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गई स्मूथ मसल्स, और इसकी जो इनर लाइनिंग है ये म्यूकस सेल्स होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल आदमी का सेक्शन है उसका, ब्रोंकस का या ब्रोंक्यूल, सॉरी ब्रोंक्यूल का, ठीक है, मतलब जो ये वाला पार्ट है इसका। अब अस्थमैटिक वाले की बात करते, इसको हटा रहा हूं, समझ में तुमको आ गया होगा। अब एक अस्थमैटिक आदमी है जिसको अभी अटैक आ नहीं रखा है, रूटीन में अगर उसका ब्रोंकस दिखे तो वो कैसा हो? इसकी जो स्मूथ मसल्स होती है वो हमेशा क्या रहती है?
स्वेल्ड, इन्फ्लामेशन। दूसरी चीज, जो ल्यूमेन है उसकी साइज बढ़ गई कि घट गई? घट गई। ल्यूमेन मतलब जो उसका होलो पार्ट है वो घट गया। और अब तीसरा फोटो मैं बनाता हूं एक ऐसे पेशेंट का जो भी अस्थमैटिक अटैक में है। आप ध्यान से देखो डिफरेंस को, मैं मेंशन कर रहा हूं, देखना इधर। एक तो जो म्यूकस वाली लेयर है, इसकी आउटलाइन मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये है, और यहां से लेके यहां तक ये म्यूकस प्लग पड़े। जो मसल्स है वो ऑलरेडी स्वेल्ड है, ठीक। अब ये नॉर्मल आदमी, ये अस्थमैटिक है, लेकिन अभी ये एपिसोड में नहीं, मतलब इसको अभी अस्थमैटिक अटैक जो है वो नहीं है। तो अस्थमैटिक तो है लेकिन अटैक वाली कंडीशन नहीं है। ये अस्थमैटिक भी है प्लस अटैक भी है। अब होता क्या है कि कोई भी ट्रिगर वर्ड ज्यादा सही रहेगा, ट्रिगर। और ट्रिगर दो तरह के हो सकते हैं, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अब समझो बात को। एलर्जिक ट्रिगर जैसे डस्ट है, पोलन है, एक फंगस होती है, मोल्ड कहते हैं उसको, ये है। और कपड़े के जो रेशे होते हैं, छोटे छोटे धागे, वो हो सकता है। फूड हो सकता है, जो एयर के अंदर घूमते रहते हैं। वो सारी चीजें जो इस कैटेगरी में आती है वो अस्थमा वाले के लिए एलर्जन का काम करती है। नॉन एलर्जिक जैसे कोल्ड है, सडन एटमॉस्फेयर में या टेम्परेचर में चेंज है, ये सब नॉन एलर्जिक है, ठीक है। इन दोनों ही वजह से दो तरह का अस्थमा होता है, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जिक अस्थमा के अंदर एलर्जन का रोल नहीं होता है, लेकिन जो नॉन एलर्जन सब्सटेंस है वो ट्रिगर का काम करते हैं। यहां पर ये भी हो सकता है कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, एक्सर्शन एक्सरसाइज हो सकती है। तो इन सब कारणों से यहां का जो सिस्टम है वो हिल जाएगा। कैसे हिलेगा? सामान्य आदमी में आप देखो, इतनी सारी ल्यूमेन पड़ी, ये वाली, ये आराम से सांस ले रहा है। अस्थमा वाले के अंदर कोई भी ट्रिगर आया, अब ट्रिगर आती जो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस है वो मैं थोड़ी सी एक्सपोज करता हूं। यहां पे स्पेस है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ही कोई ट्रिगर आएगा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पे आएगा सबसे पहले, जहां रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज मेम्ब्रेन जिसको अपन बोलते हैं, वहां पर आते ही वो किसके अंदर जाएगा? ब्लड में जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज होता है वहां से। जैसे ही वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के अंदर होती है आईजीई मीडिएटेड रेस्पॉन्स क्रिएट होगा। और आईजीई किसको बोलेगी? मास्ट सेल्स को, कि कोई बाहर से आ गया है जो नुकसान कर सकता है, तो हमला करो। आईजीई मास्ट सेल, इन दोनों के मिलने से इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, मतलब ये स्वेलिंग हो जाएगी। ये इसकी अर्ली फेज है, अस्थमा की अर्ली फेज होती है 30 से 60 मिनट की।
और जो उसकी लेट फेज है जिसकी वजह से अस्थमा वाले के हमेशा ही स्वेलिंग रहती है स्मूथ मसल्स फाइबर में, उसकी अपन बाद में बात करें। अब जैसे ये अटैक आया उस टाइम पे क्या क्या हो रहा है वो बात कर रहे हैं। तो 30 से 60 मिनट का मामला है, इसमें स्वेलिंग हो गई। देन आईजीई के साथ में इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट और जितनी भी WBC जो इससे रिलेवेंट है आपकी इम्यूनिटी से वो मिल जाती है। और ये सब मिलके और ये वाला जो पोर्शन है जो अभी ऐसा है जो सेंटर में आपके फोटो बना हुआ है उसको कन्वर्ट कर देती है, चल जावे ऐसे। और यहां की जो म्यूकस सेल्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाती है। मास्ट सेल, आईजीई, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, इन सब के उस ट्रिगर को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की वजह से ये जो आपकी म्यूकस सेल्स है वो ऐसे बिहेव करती है कोई बहुत बड़ा पैथोजन आ गया है और उसको म्यूकस के अंदर बाइंड करना है और नष्ट करना है, इसलिए म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाती है। अभी ल्यूमेन हो गई बहुत छोटी, इतनी सी। अब ये तो तुमको दिखाने के लिए इतनी बड़ी दिखा रहा हूं, बाकी पूरे प्लग बन जाते हैं, क्लोज हो जाता है मामला। आई बात समझ में? ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट अंदर सांस खींचता है तो आ तो जाती है पर वापस बाहर नहीं जा पाती। इसको बोलते हैं ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लस रिवर्सिबल पल्मोनरी डिजीज। रिवर्सिबल इसलिए कि अगर एक बार स्वेलिंग आ गई और ऐसे बंद हो गया तो किसी भी दवाई से वापस सही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जैसे इनहेलर लेते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, स्मूथ मसल्स जो है उनकी स्वेलिंग कम हो जाती है और म्यूकस जेल जो है वो उनके सिक्रेशन हट जाते हैं, तो रिवर्सिबल हुआ। तो सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लेकिन इसको सही से बोले तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिवर्सिबल पल्मोनरी डिजीज। ठीक। अब आयुर्वेद में इसको क्या बोला है? तमक श्वास। आई बात समझ में? इधर देखना, तमक श्वास वाले पोर्शन को लाते हैं इधर और फिर रिलेट करना इससे। देखो श्लोक क्या कहता है, प्रतिलोमम यदा वायु श्रोतांसी प्रपद्यति। प्रतिलोम कैसे हुई? जाना तो है बाहर, लेकिन एल्वियोलाई के मुंह पे तो ढक्कन लगा हुआ है, तो वापस किधर लौटेगी? एल्वियोलाई के अंदर ही जाएगी। तो प्रतिलोम हो गई वायु। सिर ग्रीवा संग्रह श्लेषमाणम समुद्रम। एक्चुअली में इसमें चेस्ट स्टिफनेस होती है, कंजेशन होता है, उसकी वजह से गिरवा और सिर इनका संग्रह लिखकर आगे लिखता है श्लेष्मा उद्दीर्ण हो जाता है, कफ बढ़ जाता है। तो यहाँ म्यूकस सेल जो है वो सिक्रेशन कर रही है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल जो है म्यूकस का बहुत ज्यादा सिक्रेशन कर रही है। अब इनिशियली जो सिम्टम आएंगे जिसको मैंने अर्ली फेज कहा था वो ये है, करोति पीनस, जुकाम जैसा शुरू होगा सबसे पहले। रुद्धो घुर घुर को तथा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से घुर घुर की आवाज आएगी, अपन उसको बोलते हैं रोंकाई, वीज, क्रेपिटेशन। स्ट्रेट डाल के जब सुनते हैं तो ची ची की आवाज आती है। ठीक। अतीव तीव्र वेगम च श्वास प्राण प्रपीड़कम, डिस्निया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई, उसको बोलते हैं शैलो ब्रीदिंग। मतलब उसमें पेशेंट क्या करता है कि पूरी तरह से इनहेल तो कर नहीं पाता, थोड़ी सी खींचता है सांस, पूरी ले नहीं पाता, वापस चली जाती। प्रताम्यते अति वेगात कासते सनिरुद्धते। अब म्यूकस सीक्रेशन बढ़ रहा है तो खांसी आनी शुरू होगी। पेशेंट सारे अटेम्प्ट कर चुका इस एपिसोड में, देखो ध्यान से, लेकिन सांस नहीं आ रही। अब ये जब सांस लेने के लिए खांसेगा ना तो उस खांसने के लिए भी एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाएगा। तो क्या लिखता है? प्रमोह कास मानश्च,
गच्छति मुहुर्मुहु, खांसते खांसते बार बार बेहोश हो रहा है। ठीक। श्लेषमाणम उच्यमानम तू भ्रशम भवती दुखित है, और म्यूकस को बाहर निकालने के लिए बहुत दुखी होता है। अब म्यूकस बड़ी एल्वियोलाई, ऊपर आने के लिए उसको बहुत, उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा दुखी रहता है कि एक बार कफ निकल जाए। विमोक्षांत मुहूर्तम लभते सुखम, थोड़ा सा भी म्यूकस बाहर निकलता है तो उसको थोड़ी देर रिलीफ मिलता है। आगे लिखता है उद्वंसते कंठम कृच्छ्रात शक्नोति भाषितुम, गला बैठ जाता है क्योंकि इतनी देर से सांस लेने की कोशिश कर रहा है, खांस भी रहा है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है और कोलैप्स हो रहा है साथ में, तो गला बैठ गया और बहुत मुश्किल से कुछ बोल पाता है। आगे क्या लिखता है नैचे अपे निद्रा लवंते शान श्वास पीड़ित है, जैसे ही पेशेंट लेटेगा तो डायफ्राम ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि एब्डोमेन के कंटेंट है वो फ्लैट होते ही वापस इधर आएंगे, तो डायफ्राम जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा, एक तो पहले से ही बीमारी की वजह से लंग्स में वॉल्यूम कम है, मतलब जो एक्टिव वॉल्यूम है जो रियल में काम कर रहा है सांस लेने के लिए वो पहले से कम है, और इधर से धक्का और लग गया डायफ्राम का तो उसकी सांस फूलने लग जाती है। तो जब सोता है तो सांस पीड़ित होती है, इसलिए पेशेंट क्या नहीं कर पाता, लेट नहीं पाता। फिर क्या लिखता है आसीनो लबते सौख्यम उष्णम चेव अभिनंदति, जैसे ही वो वापस सोया वो वापस बैठता है तो बैठने पर उसे थोड़ा आराम आता है, क्योंकि ऑर्गन ग्रेविटेशन वजह से नीचे जाएंगे, डायफ्राम नीचे आ जाएगा, तो थोरेक्स का जो वॉल्यूम है, कंप्रेशन है, वो कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंप्रेशन कम हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या लिखता है उच्छ्रित अक्षो ललाटेन सिद्धता भ्रंशम अर्ति मानम च, और उस पेशेंट में अब पसीने आने लगते क्योंकि बहुत प्रयास किए उसने, इतनी देर से वो कोशिश कर रहा है, पसीना आने लग जाता है ललाट पे, और उस दौरान वो मुंह से भी सांस लेने की कोशिश करता है। विशुष्क आश्यो मुंह श्वासो मुहुश्चेव अवधम्यते, बार बार मुंह से सांस लेने की कोशिश में मुंह सूखने लगता है उसका। अब वो इसके ट्रिगर्स मेघ अंबुशीत प्रागवाति श्लेष्मश्च अभिवर्तते, बादल, ठंडी हवा, प्रागवात, ये सब क्या कर देते, कफ को बढ़ा देते। स याप्यम तमक श्वासम, इस याप्य रोग को क्या कहते हैं, तमक श्वास कहते। साध्यो व नवोत्थित, अगर कभी कभार नया रोग हो तो साध्य होता है, लेकिन मैंने कल कहा था आपको फर्स्ट आंसर क्या करना है, लिखो सुश्रुत के अनुसार तमक श्वास कृत साध्य, सुश्रुत के अनुसार तमक श्वास कृत साध्य। फिर लिखो तमक श्वास के भेद, चरक बराबर 2, संतमक व प्रतमक, चरक अनुसार कितने 2, संतमक और प्रतमक। सुश्रुत अनुसार 1, बोलो कौन सा, ओनली, अरे बोलो ओनली प्रतमक, सुश्रुत के अनुसार ओनली प्रतमक। अब आओ नेक्स्ट कोटेशन पे, प्रतमक और संतमक श्वास के लक्षण, तो तमक के भेद 2 हो गए चरक के, ज्वर मूर्छा परितस्य विद्यात प्रतमकम तू तम, इधर देखना बोर्ड की तरफ, एक तमक है वो क्या बन गया, प्रतमक, जब क्या जुड़ा, ज्वर और मूर्छा। तो आप हमेशा ऐसे याद रखो कि प्रतमक के प्र का अर्थ क्या होता है, ज्वर और मूर्छा, और दोनों ही पैतिक व्याधि है, तो पै से पित्त, पै से प्रतमक, ऐसे याद कर सकते हो कि तमक में पित्त वाले 2 रोग जुड़ जाते हैं तो प्रतमक हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है संतमक श्वास के लिए, उदावर्त रजो अजीर्ण क्लिन्न काय निरोधज तमसा वर्ध्यते अति अर्थम शीतेश्च आशु प्रसाम्यते। उल्टी बात चल रही, ध्यान से सुनना इधर,
लिखता है उदावर्त, रज, अजीर्ण और क्लिन्न का जब पित्त का द्रव गुण बढ़ जाता है तो रिफ्लेक्स डिजीज होती है, जिसको अपन GERD कहते हैं। ठीक, और साफ साफ बोल रहा है उदावर्त। अब उदावर्त क्या, खाना जाना नीचे चाहिए, ऊपर रहा है, GERD में ऊपर आता है। और क्या लिखता है, अजीर्ण, ये भी GERD को बताता है। क्लिन्न काय, साफ साफ पता चल रहा है क्लेद बढ़ रहा है। इन सब की वजह से ये जो बीमारी है ये बढ़ती। अब इसको आप क्या करोगे, GERD इज ऑल्सो ए ट्रिगर ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो संतमक वास्तव में गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी या GERD इंड्यूस्ड ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि जो अंदर इसोफेगस से रिफ्लेक्स आ रहा है वो ट्रिगर का काम कर रहा है ट्रेकिया के लिए, मतलब रेस्पिरेटरी ट्री के लिए। आगे देखो, तमसाम वर्धियते अति अर्थम, बुद्धि लगाना, सुनना, मैंने समझाया था तुमको कि ड्यूडनल अल्सर का पेशेंट रात को 2 बजे दुखी होता है। खाना खाने के बाद जैसे ही विदग्ध अवस्था को भोजन प्राप्त होता है अम्ल अवस्था पाक में, तो उसके पेन होने लगता है। आई बात समझ में, क्योंकि भोजन अम्लीभूत हो जाता है। HCl जो है उसका सिक्रेशन खाना खाते हैं तो बढ़ता रहता है, वो उसके साथ मिलता रहता है भोजन के साथ में, और ड्यूडनम में जाएगा तो न्यूट्रलाइज होगा। लेकिन ड्यूडनम में जाने से पहले स्टमक का एंड पार्ट, जहां पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और उन सब की वजह से अल्सरेशन हो चुका है, वहां तो पहुंचना पड़ेगा। वो वहां जाके जैसे ही टच करेगा एसिड, तो ऑलरेडी वहां गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो रखे, तो वहां पेन शुरू हो जाएगा। तो रात को 2 बजे घर वालों को जो अल्सर का पेशेंट परेशान कर रहा है 12 से लेके और 1-2 तक, इसका मतलब वो कौन सा अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर। ठीक, अब इसलिए इसने लिख दिया तमसाम वर्धिते, अंधेरा होने पर बढ़ता है। आगे देखो, शीतेश्च आसु प्रशाम्यति, आइसक्रीम खिला दो, ठंडा दूध पिला दो, उससे एक बार आराम मिल जाएगा ठंडी चीज। क्यों, क्योंकि एसिडिटी कम होगी। एंटी एसिड कोई भी दोगे तो वो काम करेगा। आगे लिखता है मज्जस्तस्य तमसा एवं अस्य विद्यात संतमकम, और इस पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मीनिंग क्लियर है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा तो कोलैप्स होने की तरफ जाएगा, उस टाइम आंखों के आगे अंधेरा आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संतमक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो संतमक श्वास है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्राइटिस, GERD इंड्यूस ब्रोंकियल अस्थमा से सामंजस्य रखती है, क्योंकि निदान वही है। उदावर्त साफ साफ बोल रहा है कि भोजन ऊपर आएगा, अजीर्ण साफ साफ बोल रहा है, क्लिन्न काय से कंफर्म हो गया। क्वेश्चन आ जाए, अंधेरे में कौन सा बढ़ता है, संतमक। ठंड से, ठंडी चीजों से कौन सा ठीक हो रहा है, संतमक। उदावर्त से, अजीर्ण से